मोस्ट इम्पॉर्टेंट लूसेंट जीके सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारी पहली बार भारत आया था? तो इसमें क्या है कि 90% स्टूडेंट जो है इस प्रश्न में गलती करते हैं। वो कैसे करते हैं कि जैसे देखा जाता है कि पहली बार भारत आने वाला व्यापारी, तो आंसर पुर्तगाली लगा दिया जाता है, क्योंकि वास्को डी गामा 1498 में पानीपत 1498 में भारत आया था। लेकिन देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पूछा गया है मुगल काल के दौरान। अब मुगल काल की बात करें तो मुगल काल शुरुआत होता है 1526 से, पानीपत की लड़ाई से। तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा अंग्रेज। यानी मुगल काल के दौरान भारत आने वाला पहला व्यापारी था अंग्रेज। उम्मीद करता हूं अब आप इस प्रश्न पे गलत नहीं करेंगे और अंग्रेज ही आंसर करके आएंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। में पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा में पाए गए हैं। गोवा देखते ही आपके दिमाग में 3 डेट हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। पहला डेट है 1510, दूसरा डेट है 1961 और तीसरा डेट है 1987। 1510 में क्या हुआ था? पुर्तगालियों ने गोवा पे आधिपत्य कर लिया था, अपना शासन कर लिया था, गोवा को अपने कब्जे में ले लिया था 1510 में, और ये पूछा जाता है। 1961 में गोवा को मुक्त करवा लिया गया, गोवा की मुक्ति करवा ली गई पुर्तगालियों के यहाँ से। हालांकि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन गोवा अभी तक मुक्त नहीं हो पाया था, तो 1961 में गोवा की मुक्ति हुई थी। 1987 की बात करें तो 1987 में गोवा को जो है 56वां संशोधन के द्वारा 30 मई 1987 में गोवा को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। और 1987 से ये भी याद रखिएगा कि अरुणाचल, मिजोरम और गोवा, और ये पूछा जाता है, अरुणाचल, मिजोरम और गोवा, ये जो 3 राज्य थे, इनको 1987 में अलग राज्य का दर्जा दिया गया। किसको? अरुणाचल, मिजोरम, गोवा। तो पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष गोवा में 1510 में कब्जे किया, 1961 में मुक्ति करवाया गया और 1987 में जो है 56वां संविधान संशोधन से 30 मई को गोवा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा तीनों अलग राज्य बन गए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को दबा के शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ध्यान देने वाली बात है कि बंगाल गवर्नर जनरल, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बंगाल के हैं, गवर्नर जनरल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग। अब अगर यही प्रश्न में कुछ और चेंजेस कर देता, पूछता कि बंगाल के गवर्नर कौन थे, तब आपका ये आंसर गलत हो जाता। तब आपका आंसर क्या होता? बंगाल के पहले गवर्नर थे क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर थे क्लाइव, लेकिन बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। और भारत के पूछेगा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो वो हो जाएगा विलियम बेंटिक। ये तीनों नाम आपको याद रखना है। बंगाल के गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। अब भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। इन तीनों नाम को आप याद रखिएगा। भारत व्यापार के लिए भारत में आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? देखिए यहाँ पे यूरोपीय पूछा गया है, तो कौन थे? तो आपको पता है पुर्तगाली थे। कब आए थे? 1498 में आए थे। कहाँ आए थे? कालीकट पे आए थे। कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। किसके दरबार में आया था? सुमेरिन के दरबार में आया था। सुमेरिन के दरबार में, वहाँ का राजा था सुमेरिन। और ये चारों प्रश्न पूछा जाता है। पहला यूरोपीय है भारत में व्यापार करने का। देखिए यहाँ मुगल काल नहीं लिखा गया, वहाँ पे था कि मुगल काल में कौन आया था। यहाँ पूछ रहा है कि भारत में आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली 1498 में कालीकट में वास्को डी गामा नाम का, और सुमेरिन के दरबार में आया था। ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो 1664 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया था? 1664 में। याद रखिएगा, इसका गठन किया गया था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष सूरत में स्थायी कारखाने की स्थापना की? देखिए सूरत में पूछा जा रहा है, तो सूरत में कब किया गया था? 1613 में। सूरत में किया गया था 1613 में स्थायी कारखाने। और किसकी स्थापना की गई थी? कपड़ा मिल या टेक्सटाइल मिल की स्थापना की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। मूसलीपट्टनम में फ्रांसीसी कारखाने की स्थापना की अनुमति किसने दी? पूछा गया प्रश्न है, तो किसने दी? अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। मूसलीपट्टनम में फ्रांसीसी कारखाने की स्थापना की अनुमति दी अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वास्को डी गामा के भारत के लिए समुद्र मार्ग खोज किस वर्ष की थी? देखिए घूम के वही प्रश्न आ गया कि वास्को डी गामा भारत में समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी। मतलब एक प्रश्न से कितने प्रश्न बन जाते हैं। तो ये 1498 में की थी, जैसा मैंने पहले बताया। कहाँ आया था? कालीकट में आया था, सुमेरिन के दरबार में आया था, वास्को डी गामा आया था, और ये पुर्तगाली था। ये सब आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो भारत में
औपनिवेशिक काल के संदर्भ में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का एकाधिकार किससे समाप्त हो गया? किससे समाप्त हो गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1833 के चार्टर अधिनियम से। 1833 का चार्टर एक्ट से ये समाप्त हो गया। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार कर सकती थी, ये अधिकार समाप्त हो गया 1833 के चार्टर अधिनियम से। याद रखिएगा, पूछा। देखिए क्या बोल रहा है कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? BIS का मतलब आप ये मत समझ जाइएगा कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, कहाँ होना चाहिए? तो यह है बेसल, स्विट्जरलैंड में। कितना आसान है याद करना, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, बेसल, स्विट्जरलैंड में। इसकी बात करें तो इसमें 95% वर्ल्ड का GDP का 95% इस बैंक से संबंधित है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके दो और जो है मेंबर कह सकते हैं, या फिर इसका दो और जो सब्सिडरी है वो है, एक मैक्सिको सिटी में और दूसरा है हांगकांग में। और इसकी स्थापना कब हुई थी BIS की? तो 1930 में हुई थी। 1930 में BIS की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड का 95% GDP इसी के अंदर आता है। बेसल, स्विट्जरलैंड मुख्यालय है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गाम्बिया राज्य की मुद्रा क्या है? तो गाम्बिया राज्य की मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है दलासी। गाम्बिया राज्य की मुद्रा क्या है? दलासी। और ये अफ्रीकी देश है, वेस्ट अफ्रीकी देश है, बोलिएगा तो अच्छा होगा, वेस्ट अफ्रीकी देश है गाम्बिया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता भी होगा, ये मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और इससे ज़्यादा पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के कहाँ है? छतरपुर में। नाम सुना होगा आपने, मध्य प्रदेश के छतरपुर में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, इसको याद रखने का कोशिश कीजिएगा। झूमझर निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? झूमझर पूछा गया प्रश्न है। ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। और फसलों की कटाई और फसलों की बुआई दोनों समय ये गाया जाता है, नृत्य नृत्य परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, किस राज्य का लोक नृत्य हो गया? तो उड़ीसा का। झूमझर कहाँ का हो गया? उड़ीसा, झूमझर। चोरुथनी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में? देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चोरुथनी बांध जो है, सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो है चोरुथनी नदी पे ही है, चोरुथनी नदी पे ही है। इसकी दूसरी खासियत क्या है कि ये जो है कंक्रीट से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है, कंक्रीट के वजन का सबसे बड़ा बांध है। और भारत का जो है तीसरा सबसे बड़ा बांध है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा बांध। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, भारत का तीसरा सबसे बड़ा बांध है, कंक्रीट से बना बांध है, चोरुथनी नदी पे है। अच्छा, है कहाँ पे? तो इडुक्की के पास है, ये भी याद रखिएगा। तो ये है इसकी खासियत। ठीक है, 454 फीट इसकी ऊंचाई है। और ये चोरुथनी पे है, कहाँ पे है? केरल में। केरल में चोरुथनी बांध कहाँ हो गया? केरल में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पाल वंश का शासक कौन था? तो पाल वंश का पहला शासक कौन था पूछा जा रहा है। तो पाल वंश का पहला शासक हो जाएगा गोपाल। गोपाल जो थे पाल वंश के पहले शासक थे। और पाल वंश का साम्राज्य कहाँ था? तो बंगाल में, पश्चिम बंगाल तो अभी हो गया, उस समय के मान लीजिए बंगाल प्लस बिहार के इलाकों में था पाल वंश का शासक। और गोपाल इसके पहले राजा थे। और ये 12वीं सदी की बात है, 12वीं सदी का समय था जबकि पाल वंश के राजा थे गोपाल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इलेक्ट्रिक आयरन का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रिक आयरन, देखिए साइंस की तरफ प्रश्नों का रुझान चला गया है साइंस की तरफ, ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहा है। पहले हिस्ट्री हुआ, फिर जियोग्राफी हुआ, और आपका साइंस के प्रश्न आए हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक आयरन का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी डब्ल्यू सेले ने इलेक्ट्रिक आयरन का आविष्कार किया था। और ये कब किया था? 1882 में किया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रखिएगा, हेनरी डब्ल्यू सेले ने इलेक्ट्रिक आयरन का आविष्कार किया था। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक द्वारा दांत के सूक्ष्म जानकारी को आवर्धित रूप में देखने के लिए किया जाता है। तो दंत चिकित्सक, पहले तो आपको यहाँ तक समझना है कि दंत चिकित्सक मतलब डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है। तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। लेकिन कितनी बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अवतल का या उत्तल का किसका किया जाता है। तो अभी जो आपको टेक्निक सिखाने वाला हूँ, इसके बाद आप भूल नहीं पाइएगा। मान लीजिए ये एक छोटा सा दांत है, ठीक है, उतना अच्छा तो बन नहीं पाया, और ये जो है अवतल दर्पण है। तो होता क्या है कि जो दांत का है वो चित्र इस पर बनता है, और फिर चित्र इस तरह से फोकस से होकर जो है जाता है। तो क्या होता है, छोटे दांत का एक बड़ा चित्र दिखाई देता है डॉक्टर को। तो इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दंत चिकित्सक के द्वारा। सामने दांत रहता है, दांत के पास ले जाया जाता है और इसका एक बड़ा चित्र दिखता है। यही बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में जो तल है वो ऊंचा रहता है, वो इस टाइप का रहता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो है आपके बाइक में या फिर कार में पीछे के चित्रों को, यानी पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि दूर से आने वाले चित्रों को ये छोटा करके दिखाता है। तो उससे आप क्या होता है कि दूर से आने वाले बहुत सारे, पीछे मान लीजिए बहुत सारे
बहुत सारे बाइक हैं, बहुत सारे गाड़ी हैं, तो उसका चित्र आप यहाँ पे देख पाइएगा तो आपको पता चल जाता है कि पीछे मेरे कितने सारे गाड़ी हैं। तो उत्तल दर्पण में उल्टा होता है अवतल दर्पण क्या करता है, बड़ा चित्र दिखाता है, और वहीं उत्तल दर्पण छोटा चित्र दिखाता है। उम्मीद है आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार इसको बैक करके देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। दुनिया की सबसे गहरी खाई महासागर की कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पॉपुलर प्रश्न भी, आपको पता होगा, मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच जो है दुनिया की सबसे गहरी खाई है, और कहाँ पे है ये भी पूछा जाता है, तो प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कलिंग युद्ध में लड़ा गया था, तो किस साल में लड़ा गया था? तो ये 261 ईसा पूर्व, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, और किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो आपको पता होगा, अशोक और कलिंग के राजा के बीच लड़ा गया था, अशोक। और इसी के बाद अशोक जो है वो उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया था और युद्ध का मार्ग छोड़ दिया था, अब बुद्ध धर्म को अपना लिया था। लोमहर्ष एवं उग्र सभा को जो है भारत में, दक्षिण भारत में जो है बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने ही भेजा था। साथ ही साथ सांची के स्तूप बनाने में भी अशोक का ही योगदान है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, अशोक थे उस समय, और ये बुद्ध धर्म को अपना लिए थे। कलिंग युद्ध में हुई त्रासदी को देख के लोमहर्ष एवं उग्र सभा को बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे थे अशोक ने। और श्रीलंका में अभी भी जो है बुद्ध धर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और ये कलिंग कहाँ पे है? तो ये कलिंग जो है उड़ीसा और आंध्रा के बॉर्डर पे स्थित है। उड़ीसा और आंध्रा का जो एरिया है बोल सकते हैं वही कलिंग है, मेनली उड़ीसा का पार्ट है, कलिंग के अंदर आता है। अगला प्रश्न देख ले, अगला प्रश्न देख लीजिए। साइंस का प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? परमाणु रिएक्टर का किसने किया था? एनरिको फर्मी ने किया था। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार एनरिको फर्मी ने। विज्ञान का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। केंद्रभिसारी त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण के बीच का कोण क्या होता है? पहले इसे समझना जरूरी है कि केंद्रभिसारी त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण क्या है। तो देखिए, जब पृथ्वी के चारों ओर या किसी भी उपग्रह के चारों ओर कोई चीज़ घूमता है, या फिर अगर आप हाथ में एक रस्सी के जरिए एक बॉल को या कोई भी चीज़ को पकड़ के घुमाएंगे, तो क्या होता है कि बीच की तरफ एक बल लगता है जो कि इसको इस तरफ खींचता है, और दूसरा बल जो लगता है वो इसको बाहर की तरफ फेंकता है। इसको अगर ऐसे बना दिया जाए तो एक बल्ब अंदर की तरफ और दूसरा बल्ब बाहर की तरफ लगेगा इस वस्तु पे। तो ये है केंद्रभिसारी त्वरण और एक है स्पर्श रेखीय त्वरण। तो उनके बीच का कोण क्या है आप खुद बता सकते हैं, 90 डिग्री। और इन दोनों बल का रिजल्टेंट आता है ये, जिसके कारण ये वस्तु इसके चारों तरफ घूमते रहती है हमेशा। तो यही इसका मतलब है। अब आपको ये कुछ ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, तो याद रखिएगा 90 डिग्री इसका आंसर होगा। आप इतने दूर तक आ गए हैं, मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको वीडियो में और भी कुछ बताना हो तो हमें कमेंट करके भी बताइएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रेक्टिफायर्स को रूपांतरित करते हैं। रेक्टिफायर्स किसको रूपांतरित करते हैं? तो याद रखिएगा, एसी को डीसी में रूपांतरित करते हैं। एसी क्या है? अल्टरनेट करंट है, और डीसी क्या है? डायरेक्ट करंट है। अल्टरनेट करंट किसे कहते हैं? जो कि हमारे घरों में यूज़ होता है वो अल्टरनेट करंट। डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं? जो कि बैटरी के द्वारा यूज़ किया जाता है, तो उसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। और रेक्टिफायर्स आपने सुना होगा इन्वर्टर, तो इन्वर्टर में भी यही सिद्धांत, कुछ इसी टाइप का सिद्धांत काम करता है, लेकिन वो एक बड़े पैमाने पे काम करता है। और वो, सॉरी मैंने ये गलत बता दिया, इन्वर्टर जो है वो डीसी को एसी में बदलता है, और रेक्टिफायर जो है वो एसी को डीसी में बदलता है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। आपने कभी देखा होगा कि जैसे कि आप अपने प्लग बोर्ड में चार्जर लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर रहता है जो कि स्टेप डाउन करता है चार्जर, और फिर वो जो है एसी करंट को डीसी में बदल के आपके मोबाइल को चार्ज करता है। और यही चीज़ है रेक्टिफायर्स, इसी में यूज होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, रेक्टिफायर्स आपके मोबाइल के चार्जर में यूज होता है, तो आप कभी नहीं भूल पाइएगा कि एसी को डीसी में बदलता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई थी? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और इसको क्या कहा जाता है? एनसीपी। आपने सुना भी होगा, शरद पवार जो है इसके नेता है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1999 में की गई थी। पूछा भी जाता है, ये पार्टी क्या थी कि कांग्रेस से अलग हो गई थी, तो कांग्रेस से अलग होकर ये अपनी अलग पार्टी शरद पवार ने बनवाई और 1999 में बनाई। और ये मेनली जो है महाराष्ट्र के एरिया में जो है सिमटी हुई पार्टी है, मेनली महाराष्ट्र में फोकस्ड पार्टी है। अभी यही पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलके जो है वहाँ पे सरकार बनाई थी, यानी सीएम इसी पार्टी का थे जब उद्धव ठाकरे थे।
भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का हिस्सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन किस समूह का हिस्सा है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ऐसे समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये आमतौर पर सुनने नहीं मिलता है। याद रखिएगा, इसको एनडीए बोला जाता है। इसे ये आपने जरूर सुना होगा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए का हिस्सा है। और एनडीए का शुरुआत कब किया गया था? 1998 में किया गया था एनडीए। लाल कृष्ण आडवाणी थे और आपके जो है अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय प्रमुख नेता थे एनडीए के, और उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। और देखा जाए तो इसमें 13 जो है 13 छोटे छोटे पार्टियां हैं, और जो प्रमुख पार्टी है वो है भाजपा, यानी भारतीय जनता पार्टी इसकी प्रमुख पार्टी है। 13 छोटे छोटे अन्य पार्टियां हैं। 1998 में स्थापना की गई थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या फिर एनडीए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि अभी एनडीए का ही शासन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कार्य करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और जन सहायता का अधिकार किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित होगा? कार्य करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और जन सहायता का अधिकार। तो यह है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर आता है। राज्य को इन सब चीज़ों को पूर्ति करना चाहिए और राज्य की ये जिम्मेदारी बनती है कि कार्य करने का अधिकार सुनिश्चित करें, शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करें और जन सहायता का अधिकार सुनिश्चित करें। तो ये राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर आता है, अनुच्छेद 41। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है? तो अंजू बाबू जॉर्ज का जो संबंध है वो है एथलेटिक्स या लंबी कूद से। ये जो है लंबी कूद की खिलाड़ी थी। देखिए कितना पुराना प्रश्न है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, अभी भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? मेरे जीवन की परीक्षा पुस्तक किसने लिखी? थोड़ा अजीब लग रहा होगा नाम सुन के, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूँ, टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको याद आ गया होगा, युवराज सिंह ने। टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह ने लिखी है। क्या हुआ था? युवराज सिंह को कैंसर हो गया था, तो उनसे इनको जो है जूझना पड़ा। उनके बाद ये जो है फिर से हेल्दी हुए और फिर से मैदान पे आए। तो उसी के ऊपर ये कहानी है युवराज सिंह की, कि टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगला प्रश्न देख लीजिए। खजुराहो स्मारकों में के समूह में किस राजवंश को समर्पित है? खजुराहो के स्मारक किसको समर्पित है? याद रखिएगा, खजुराहो चंदेलों के समर्पित। चंदेलों ने क्या बनाया था? मंदिरों का निर्माण किया था, और उसमें जो है मंदिरों में जो है हिंदू, साथ ही साथ जैन मंदिरों का निर्माण किया था। खजुराहो ने मध्य प्रदेश में स्थित है और चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया, और बहुत ही पहले, मान के चलिए कि आप 950 से लेकर 1050 एडी की बात है, ठीक है, सदी की बात है उस समय। तो ये अगले प्रश्न की बात चलते हैं कि रघुवरी भारद्वाज को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि तेलुगु के लिए उनको दिया गया था। तो तेलुगु भाषा के जो है बहुत ही पॉपुलर कवि थे रघुवरी भारद्वाज। ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करता हूँ प्रश्नों का सीरीज आपको कैसा अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूं ताकि आपको ये और ज़्यादा पसंद आए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल आपसे मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।